हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में और 17 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास है ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही आपके पेपर में आने वाला है, जिसका अभी तक मैंने क्या है देखो, सेक्शन ए वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है। सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद मैंने आपको इसका सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका सेक्शन सी। आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेक्शन सी करने वाले हैं आज। देखो क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 6 3 जा 18, मतलब टोटल 8 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा? 3 मार्क्स के लिए होगा। 26, ठीक है। सेक्शन सी शुरू होता है 26 से। क्या बोला है? प्रूफ दैट साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब करना क्या है, एक रफ पेज लेके बताता हूं कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो, जैसा क्वेश्चन बोला है सिर्फ वैसा करते जाओ। जैसे ये क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हमें दिख रहा है यहां से, है ना। तो मैं ले लूंगा पहले LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड, और RHS को प्रूफ कर दूंगा। आई बात समझ में? अब करना कैसे और लिखना कैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको एग्जामिनेशन सीट में बताता हूं मैं कि बिल्कुल आप ऐसे ही लिख पाओगे जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कट पाएगा। तो देखो, सबसे पहले यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ही लिखना। बोर्ड की कॉपी ऐसे ही लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड की कॉपियां खुद मैं चेक करता हूं तो मुझे पता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, देखो लिखा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यूज कर लिया और इसको ओपन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले पर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इसको भी ऐसे ही ओपन करूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां आप ध्यान दो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने साथ में लिख लिया है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाला पार्ट साथ में लिख लिया, और ये जो पार्ट है इन दोनों को भी मैंने साथ में लिख लिया। अब आप देख सकते हो कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बिल्कुल बेटा, मैंने यहाँ 1 लिख लिया। और सेक को क्या लिखा है मैंने? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेक को क्या लिखा है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में कर लिया। यहां से आप देख पा रहे हो सर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। 2 को मैंने किया कॉमन, तो क्या बच गया? साइन थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ क्या बचा? कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, एज इट इज लिखा। अब यहाँ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से एलसीएम लिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस यहाँ लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, और दोनों का आपस में होगा। यहाँ क्या किया है देखो, साइन को साइन ही रहने दिया, पर सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस, तो ये हो गया साइन अपॉन कोस। ऐसे ही कोस को कोस रहने दिया और कोसेक को चेंज कर लिया है तो कोस अपॉन साइन। यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 लिख लिया है, ठीक है। 1 था, 1 को मैंने 1 ही रहने दिया। अब यहाँ क्या है? 2 था, 2 को 2 ही रहने दिया। यहाँ आप 10 मत लिख देना गलती से। मैंने हमेशा बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में साइन कोस को नो चेंज और सेक को उसके रिवर्स में, रेसिप्रोकल में, कोसेक को उसके रेसिप्रोकल में, तो वही किया मैंने। बहुत पहले ये रूल मैंने आपको बताया, तो इसमें डाउट और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चिंता करना ही नहीं है। मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था कि साइन कॉस को चेंज नहीं करना है, बाकी को चेंज कर लो आप, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ एलसीएम वाले मेथड से क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से एलसीएम लिया। तो साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है प्लस, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। अब देख सकते हो यहाँ क्या बचा है? ऊपर का ये लिखा डायरेक्ट 1 आ गया। यहाँ आप देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 पहले एज इट इज था, ये 2 है, इस 2 को भी लिख सकता हूँ मैं कॉस, कॉस को लिख सकता हूँ सेक और साइन को लिख सकता हूँ कोसेक। अगर अब आप जरा ध्यान दो तो यहाँ अगर मैं ए कर लू, यहाँ समझाने के लिए मैं देखो अलग से एक चीज कर लेता हूँ। चलो यहाँ देखना, एक रफ पेज लेके ही अगर यहाँ आप नोटिस करो तो देखो ये अपना ए है, मतलब 1 का स्क्वायर,
और ये क्या है, ये जो पूरा पार्ट है अपना बी है, तो ये बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ए की वैल्यू क्या थी 1, और ये बी की वैल्यू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है ना, मतलब ये किसका फॉर्मूला बन जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्या बोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसको मैंने लिख लिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया अपना, देखो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, तो ये हो गया अपना प्रूव्ड और ये हो गया आरएचएस। तो इतना ही सिर्फ इस क्वेश्चन में करना था और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देख लो एक बार फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों, ठीक है। आया समझ में कैसे करना है ये? चलो ऐसे ही करते हैं इसका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्या बोल रहा है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 45 सेकेंड, 75 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब ट्रैफिक पे लाइट लगी हुई हैं जो कि एक 45 सेकेंड पे चेंज हो जाती है, अगली चेंज होती है 75 सेकेंड पे, नेक्स्ट है 60 सेकेंड पे। अगर इफ दे चेंज टुगेदर, अगर वो एक साथ 5 बजे, सुबह के 5 बजे चेंज होती है, देन एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट। तो अब वो कितने बजे दोनों साथ में चेंज होंगी, दोनों कितने बजे साथ में चेंज होंगी, अब पूछ रहा है। तो करना क्या है, देखो 45 लिखा हुआ है, ये 45, ये क्या लिखा हुआ है 75 सेकंड में, ध्यान देना, और ये है 60। अब इन तीनों का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। जब भी ऐसा हो तो हमेशा याद रखना हम क्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम, और तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 900। अगर ये सेकंड में था तो ये भी क्या हो जाएगा सेकंड में, ओके। अब इसको मैं मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो 3 2 जा 3, 3 जा, तो ये होगा 30/2, इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 15 मिनट। मतलब नेक्स्ट वो कब बजने वाली है, आफ्टर 15 मिनट। तो पहले बजा ये 5 बजे, तो अब बजेगी 5:15 पे सुबह, अगली दोनों साथ में बजेंगे। आई बात समझ में? अब करना कैसे है, बिल्कुल सीट पे, तो देखो बिल्कुल सीट पे आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 27। अब गिवन में क्या था, 45 सेकेंड, 75 सेकेंड, 60 सेकेंड। 45 के फैक्टर निकाल लिए मैंने, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। 75 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 60 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब पहले 3 को देखो, 3 यहाँ 2 बार आया है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो मैं कितना लूंगा, मैक्सिमम वाला। एलसीएम में ज्यादा वाला लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। 5 कितनी बार आया, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, बट यहाँ अच्छा यहाँ 2 बार आया है और यहाँ एक बार, तो 5 को भी 2 बार लेना पड़ेगा, तो 5 को भी मैंने 2 बार ले लिया है। 2 कितनी बार लेंगे बेटा, 2 बार। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे किया है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई किया तो 900, और 900 इज इक्वल टू 15 मिनट्स, ये मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ हम लिखेंगे इफ दे चेंज टुगेदर एट 5 am, अगर वो दोनों साथ में 5 बजे बजते हैं तो अगली बार वो बजेंगे 5:15 पे, साथ में बजेंगे। और यहां तक अपना हो जाता पूरा कंप्लीट आंसर। आई बात समझ में? बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, गारंटी है इस बात की। चलो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर बेटा 28। 28 में पार्ट ए और पार्ट बी दो हैं। पहले पार्ट बी देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये एक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। आगे बात समझ में इतनी। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज क्या होने चाहिए, 1/अल्फा और 1/बीटा। क्वेश्चन समझ में तो नहीं आया होगा, चलो एक बार रफ पेज लेके बताता हूँ कि आखिर करना क्या है इसमें। देखो तो सबसे पहला काम है कि ये जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसके हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, इसका एक बार माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो एक बार सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया। अब इसके बाद बोल रहा है कि अगर कोई उसके जीरोज 1/अल्फा है और 1/बीटा है, अगर उसके जीरोज अगर होते तो, ठीक है, इसका मैंने तो निकाल लिया, ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया। लेकिन बोल रहा है कि अगर उनके जीरोज 1/अल्फा
और 1/बीटा होते तब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के बताओ, तब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो। तो क्या करूंगा मैं, ये 1/अल्फा है ना, 1/अल्फा और 1/बीटा की हेल्प से मैं क्या निकालूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था तुमको, अगर याद हो तो, बहुत कई सारी वीडियो में मैंने बताए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते ही है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और यहां लिखो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मुझे सम ऑफ जीरो चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, ये वाली वैल्यू नहीं पुट करना है, हमें यहां से निकालना पड़ेगा, इसकी हेल्प से निकालना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोज कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा कितना। तो जरा देखो इससे निकालोगे कैसे, तो इन दोनों को एक बार प्लस कर लेता हूं, ठीक है, प्लस कर लेता हूं तो सम ऑफ जीरोज निकल जाएगा। तो इसे किया मैंने एलसीएम वाले मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया बी प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है, इससे एक नई वैल्यू मिल जाएगी मुझे। फिर ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगा, 1/अल्फा अपॉन 1/बीटा निकाल लूंगा, तो इससे कोई वैल्यू मिल जाएगी मुझे, है ना। और यही दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। आया समझ में कि करना क्या है? तो चलो सीट में बताता हूं एक बार कि आप लिख कैसे पाओगे इसको। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने लिखा 28 का मैं कौन सा कर रहा हूं, ए वाला पार्ट। इक्वेशन दी हुई थी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ओके, तो कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसके हमने क्या किया, एसटीडी फॉर्म से, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर किया, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू मिली है 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 4, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज निकला है मेरा -8, ये भी माइनस है और तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8/3 आ गया है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, तो 4/3 हो गया। तो ये तो इसके जीरोज निकल गए, इसी जीरोज का हम आगे हेल्प करेंगे, हेल्प से सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था ना, देखो कैसे। तो देखो मैंने 1/अल्फा और 1/बीटा, इससे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लूंगा मैं। तो जैसे बताया था मैंने एलसीएम लिया है और इसको सॉल्व किया है, ये इसकी वैल्यू रखी है मैंने 8/3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 4/3। वो जो वैल्यू मुझे दी हुई थी 1/अल्फा और 1/बीटा, उसको मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 8/3 पहले में हम निकाल चुके हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 4/3, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब सम ऑफ जीरोज, अगर उसको सम करता हूं मैं, तो सम ऑफ जीरोज मुझे मिला है 2। इतनी बात हुई क्लियर। और वही जो वैल्यू थी, अगर उसके प्रोडक्ट निकाल लूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो मुझे मिलता है 3/4। तो नई इक्वेशन लिखने के लिए मुझे सम ऑफ जीरोज भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी मिल गया, जो कि है 3/4। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, वही फॉर्मूले का यूज करना है तुमको, इससे फटाफट लिख पाओगे, 1 मिनट में हो जाता है काम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां मैंने वैल्यू पुट की है, एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, 2 क्या है अपना, सम ऑफ जीरोज 2 लिखा है, एक्स का एक्स लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 3/4, 3/4। अब इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हम, तो सबके अपॉन में 1 लिख के, सबके अपॉन में, चलो एक रफ पेज पे इसको बता देता हूं मैं, देखना। इस यहां क्या किया है मैंने कि इसके अपॉन में 1 रखा है, जैसे जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2x के अपॉन में 1 प्लस 3/4, ठीक है। अब सबका ले लूंगा एलसीएम, और एलसीएम क्या आता है मेरे पास, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो इसे 4 बनाने के लिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, ये 4 का मल्टीप्लाई 1 है तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी 1 है, 4 है तो 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। नीचे आप देख पा रहे हो हर जगह 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा मैंने 4, और ये हुआ 4x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो 4x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 3। अब इस k को आप लिखो नहीं लिखो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लिख रहे हो तो लिख देंगे वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। या तो और आप इसी को डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आप इतना हेडेक नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्ट लिखो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या अगर मैं ऐसे लिख लूं तो ये नंबर कटेगा, तो बेटा एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक क्या आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे किया हमने? उसी की हेल्प से सम ऑफ जीरोस था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा को यूज करके हमने क्या सम ऑफ जीरोस निकाल लिया है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया है और फिर इस फॉर्मूले में पुट किया है, तो अपना फाइनल आंसर आ गया है। ओके क्लियर, बढ़ते हैं आगे इसी तरीके से हम। अब हम करने जा रहे हैं 28 का पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज फाइंड करो और इसके बाद क्या करो, वेरीफाई करो किसके बीच, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, जबकि बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा रिलेशन होता है इसमें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेयर सी इज कांस्टेंट एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया समझ में? तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसके हम जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट के साथ करते हैं, तो ये आ गया 18, जबकि ये माइनस का था तो माइनस हो जाएगा, और तो प्रोडक्ट आ गया हमारा माइनस 18 और सम चाहिए हमें बीच वाला नंबर जो कि है माइनस का 7। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए प्लस या माइनस करने पे माइनस का 7। तो वो दो नंबर देखो, 2 9 जा क्या हो जाएगा 18 हो सकता है, और अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूं तो मुझे 7 भी मिल जाएगा। बट मुझे तो क्या चाहिए माइनस का, तो इसे करूंगा माइनस और इसे करूंगा प्लस, यहाँ लिखूंगा x x और ये x माइनस का 7x, तो माइनस 7x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा माइनस 9x प्लस 2x, और ये हो जाएगा सॉल्व। अब लिखना कैसे, आ जाओ सीट में बताता हूँ, समझ में तो आ गया ना। अब देखो सीट में एग्जैक्टली कैसे करोगे आप, देखो तो यहां लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 28 इसका पार्ट बी। अगर आप जैसे दो क्वेश्चन आ रहा है तो ये लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा आई कैची हो जाता है और अच्छा भी लगने लगता है और पार्टीशन भी हो जाता है कि ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। तो ये लाइन स्केल से जरूर ड्रॉ कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट माइनस 18 आया था, सम माइनस 7 आया था, तो इसको हमने किया है माइनस 7x को लिखा है हमने माइनस 9x प्लस 2x, यहां से कॉमन कर लिया है 3x, तो क्या बचा है ब्रैकेट में 2x माइनस 3, और यहाँ कुछ भी सेम नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह सेम है तो यहाँ क्या लिखूंगा 3x प्लस 1 को एक बार लिख लिया और 2x माइनस 3 को एक बार लिख लिया। ये दोनों पार्ट किसके हैं, 0 के इक्वल है। आगे करते हैं जरा, तो देखो बेटा आगे हमने क्या किया है, 2x माइनस 3 एक बार 0 के इक्वल होगा और 3x प्लस 1 एक बार 0 के इक्वल होगा। तो इधर से मुझे क्या मिली है, x की वैल्यू 3/2 मिली है और x की वैल्यू माइनस 1/3 मिली है। इसी में से किसी एक को आप अल्फा बोल लो और किसी एक को आप बीटा बोल लो, नो डाउट किसी एक को भी अल्फा बोल लो। तो रिलेशन फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला हो गया, सम ऑफ जीरोज रखा है मैंने, अल्फा की वैल्यू रखी है, बीटा की वैल्यू रखी है, और माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया 7/6, और ये देखो दोनों इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, इक्वल आ गया दोनों, ये हो गया प्रूफ। ये लिखना पड़ेगा और यहां तक होगा ये फुल सॉल्यूशन इसका। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 जो कि ट्रायंगल चैप्टर से क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ACD, जब भी ऐसा देना तो पहले जो ट्रायंगल ACD की बात कर रहा है, ACD है कहां, ACD, ACD ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये देखो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ACD ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ACD। आगे बोल रहा है किसके कॉन्ग्रुएंट है ये, ABE, ABE इसके इक्वल है, ये ABE के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ओके ट्रायंगल। आगे बोल रहा है तब प्रूफ करके बताओ कि ADE और ABC सिमिलर होंगे। ADE छोटा वाला ट्रायंगल और ABC के क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे, ये प्रूफ हमें प्रूफ करना। अब जरा ये बताओ कि अगर ACD
कॉन्ग्रुएंट है ए बी ई के, तो आप क्या कह सकते हो, यहां से देख लो, AC जो है इक्वल होगा ए बी के, पहला वाला लिया तो यहां भी, ये ट्रिक तो पता है ना हम कैसे डायरेक्ट लिख पाते हैं, ये इसके इक्वल होगा। ऐसे ही तुम देख सकते हो कि AD जो है वो इक्वल हो जाएगा AE के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो CPCT से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, है ना, CPCT से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो, कि AC किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। AD ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसमें से एंगल A देख पा रहे हो, दोनों में कॉमन है एंगल A, दोनों साइड में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं कि AB जो है AB का जो रेशियो है अपॉन में AD होगा, AB अपॉन AD, BPT पढ़ा था, AB अपॉन AD किसके इक्वल होगा, AE अपॉन AE अपॉन AC। अच्छा पहले बड़ा ले रहे हैं हम, तो AC अपॉन AE, अगर ये है जैसे AB अपॉन AD है और AC अपॉन AE है, ये रेशियो इसका इक्वल हो जाएगा। अगर ये रेशियो इक्वल हो गया इसका मतलब कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, है ना, सिमिलर हो गया। तो इसे अब लिखेंगे कैसे, बिल्कुल शीट में देखो, इतनी बात तो आ गई समझ में। तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है क्वेश्चन नंबर 29, और ये हो गया ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है ABE के, ठीक है। तो CPCD के अकॉर्डिंग AC अपॉन AB, ये तो मैंने अभी समझाया, एक कॉमन है तो मैं इस रेशियो दोनों का इक्वल होगा। अब रेशियो इक्वल है तो बाय सिमिलरिटी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। बहुत छोटा सा था, ठीक है, बहुत छोटा सा था, और 3 नंबर पक्के हैं आपके, बट समझने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत आसानी से हो गया अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर है तो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 514, कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और दोनों क्या है, ऑड नंबर है, और उनका सम आता है 514, तो वो नंबर पता करो कौन होगा। तो मैंने बोला कि जी पहला नंबर हो गया x, तो दूसरा ऑड क्या होगा, x प्लस 2 हो गया। जैसे अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर कौन आता है, इसका 3 आता है ना, और 3 कब आएगा, जब इसमें 2 प्लस करूंगा, है ना, जब 2 प्लस करूंगा तभी तो आएगा। जैसे एक ऑड नंबर ले लिया मैंने, अगर 3 है तो 3 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है उसका नेक्स्ट नंबर, तो 3 का अगला कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, 5 है, और कब मिलेगा, जब इसमें 2 प्लस करूंगा। आई बात समझ में। तो मैंने बोला कि पहला नंबर अगर x है और दूसरा नंबर अगर x प्लस 2 है, उसने बोला कि अब इनका क्या करो, स्क्वायर करो, द सम करो, सम करो कब, स्क्वायर करने के बाद। तो लो जी इसका भी स्क्वायर कर दिया और मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, तब मुझे कितना मिलेगा, 514 मिलेगा। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे मैं ओपन करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे। ओके चलो शीट में बताता हूं एग्जैक्टली कैसे आप लिखोगे और इससे सॉल्व करोगे। तो यहां हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 30, ये होगा लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर पहला x है दूसरा x प्लस 2 है, स्क्वायर किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर किया 514 आना चाहिए। इसको ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इक्वेशन मिली है। हमने पहले सॉल्व किया इसको, x 2x हो गया और ये हो गया 4x, यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर 4 और 514 को इस साइड कर लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आया 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 510। आप देख पा रहे हो कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, इसीलिए हमने क्या लिखा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी विल गेट, कि मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये 2 से डिवाइड किया तो ये x का स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया तो 2x, और 2 से डिवाइड किया तो ये 255। अब हमने यहां लगाया है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिससे मुझे मिला है x माइनस 15 और x प्लस 17। अब यहां से x की वैल्यू मिली है 15 और x की वैल्यू मिली है प्लस का था, ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का 17, तो माइनस का नंबर हम काउंट ही नहीं करेंगे,
है ना, मैं क्या लूंगा, प्लस वाला नंबर लूंगा। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, पहला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और दूसरा मैंने क्या बोला था, x प्लस 2, तो 15 प्लस 2 ये हो गया 17। आंसर यहाँ लिख दिया, हो गया कंप्लीट सॉल्व। आ गया पूरा समझ में, देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, सॉल्यूशन का सारा पार्ट ऐसे बिल्कुल बीच में, बेटा सेंटर में ही लिखना है। आइडेंटिटी वाली सारी चीज इधर, और जितना हेंस होगा, थस होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, ये सारा इस साइड लेफ्ट साइड लिखना है, और बाकी सारा राइट साइड। और सॉल्यूशन बिल्कुल सेंटर में, एक नंबर नहीं है, मजाल कोई काट ले आपका। और लास्ट में मैंने हमेशा बोला है कि लास्ट में आप क्या लिखोगे, इस तरह से पीटीओ। लास्ट में क्या लिख लोगे आप, ऐसे पीटीओ। आ गया समझ में। अब करते हैं 31। देखना क्वेश्चन नंबर 31 में पार्ट ए है और पार्ट बी है। आपकी चॉइस है, आप पार्ट ए कर सकते हो या तो पार्ट बी कर सकते हो, पर मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। क्या बोला है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंडर नेक। एक स्फेयर की शेप में ग्लास है जिसका सिलिंड्रिकल नेक है, कितना है, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर डायमीटर। और डाया कितना है, 8। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेयर पार्ट है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। अब जरा फिगर समझ लेते हैं, अगर फिगर आ गया समझ में तो क्वेश्चन हो गया। सिलिंड्रिकल नेक है तो ये हो गया सिलिंड्रिकल उसका नेक, ठीक है, जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, ये बोल रहा है 7 है, और डाया है 8। ओके, डाया हो गया 8। और नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है, इस तरीके से नीचे कर लिया हमने हेमिस्फेयर, और इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मतलब हाफ पार्ट हो जाएगा, जो कि है 10 सेंटीमीटर। इस पूरे का मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब पूरे का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तो आ गया समझ में। आज अब इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूं, एग्जैक्टली आप कैसे लिखोगे जिससे एग्जाम में आपके एक भी नंबर ना कट पाए। तो देख सकते हो बच्चे, यहाँ हमने लिखा है 31, इसका पार्ट ए कर रहे हैं। फिगर जैसा समझाया था वैसे ही बना लिए हमने। यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आगे पीछे दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सबकी वैल्यू पुट करूंगा मैं, सबकी वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे ये मिलता है फाइनल आंसर। दिखने में छोटा लग रहा है पर कैलकुलेशन इसकी बहुत बड़ी और लंबी है। दिखने में आपको छोटा लग सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख लेना कि रेडियस कितना है, फिगर बना के सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर का हाइट कितना है ये लिखना है। फिर स्फीयर का रेडियस कितना है वो लिख लेना एक जगह डेटा, और फिर इस तरीके से पूरा सॉल्व करोगे। ये तो मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया है ना, इसलिए थोड़ी लाइन में हो गया है, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा एक पेज भर जाएगा आपका। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते हैं, ठीक है। बट अगर आप समझ के करोगे तो बहुत मजा आएगा और आराम से हो जाएगा। तो आ गया होगा पूरा समझ में ये। अब तो बस कैलकुलेशन बचा है, ठीक है। अब करते हैं 31 का पार्ट बी, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो है 31 का पार्ट बी। फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है एंड बेस रेडियस, उसका बेस का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है, ऐसे मार्क कर लेते हैं। कोन बेस, एक कोन है जिसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। स्कूप्ड आउट, उससे बाहर निकाला जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, तो वॉल्यूम बताओ जो बच जाएगा। मैं सच कहता हूं, आप 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, दिखने में इजी है पर हो जाएगा गलत, सच्ची, अगर आपने इसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा तो। अब क्या बोला है देखो, सबसे समझदारी वाली लाइन, सबसे खतरनाक लाइन, जहां आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, और अक्सर बच्चा, मैं कहता हूं आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और देखो आपका गलत हो ही जाएगा। रीजन क्या है देखो, सबसे ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है। देखो, फ्रॉम ईच एंड, ईच एंड का मतलब है हर एक एंड से। तो अगर ये एक सिलेंडर है, अगर ये एक सिलेंडर इस तरह से मैं बना लूं, ये इसका एक सिलेंडर बना लूं, ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या बोला है, हाइट इसकी दे दिया है, तो हाइट मैंने यहां लिख लिया जी 20 दिया हुआ है, और ये बेस रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हो गया 7, ठीक है। अब इसके अंदर से एक कोन बाहर निकाला जाता है, कोन को मैं अलग से ही बना लेता हूं। ये कोन बाहर निकाला जाता है, कोन की हाइट दी हुई है 5 और रेडियस दिया हुआ है 2.1,
और कहां से निकालना है, यहां से भी कोण को निकाला जाता है और यहां से भी कोण को निकाला जाता है। तुम बोलोगे सर दोनों कहां लिखा है कि दोनों साइड से निकाला जाता है, ये कहां लिखा है? तो यही तो ये वर्ड है, यही तो ये खतरनाक वर्ड है जिससे गलत हो। इच एंड मतलब हर एक एंड से, और सिलेंडर के पास दो ही एंड है, टॉप और बॉटम, तो दोनों जगह से निकलता है। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा सिलेंडर का। देखो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। मैं से माइनस करूंगा 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि दो है, एक ऊपर कौन है एक नीचे कौन, दो एंड है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा फुल एंड फाइनल अपना सॉल्यूशन इसका। देखो समझ में आ गया। अब करते हैं सीट पे इसको। तो देखो बेटा यहां आपने लिख लेना है 31 का बी कर रहे हो आप, और ये बीच में लाइन जरूर से ड्रॉ कर लेनी है। फिगर समझा दिया मैंने, बना लिया, कोन का फिगर बना लिया है, सिलेंडर के सारे पार्ट्स को यहां लिख लिया, कोन के सारे पार्ट्स को जो भी गिवन डेटा था यहां लिख लिया। अब लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग से निकाल लिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर लिया है। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन का डायरेक्ट निकाले, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, तो 2 का मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व किया है, फुल एंड फाइनल आंसर आया मेरे पास। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, इसको सॉल्व किया है, और फुल एंड फाइनल मेरा जो आंसर बन रहा है 3033.8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, और ये हो गया अपना आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, करके देख लो, और अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई हो, सारे क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।